अध्याय एक देख रहे हैं। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। इस पूरे चैप्टर का मैं आपको मजमून बता देता हूं, यानी कि इसमें हम क्या जानने वाले हैं। हजार वर्ष में मैं आपको बताऊंगा कहां से कहां तक का हम समय ले रहे हैं। इस समय क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या हम आगे देखने वाले हैं। एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म है जिससे हम आगे के डिस्कशन, आगे के चैप्टर समझेंगे, राइट। तो 1000 वर्ष इसीलिए कहा गया है और क्या क्या परिवर्तन हुए, और इसको हम बैक ट्रैक भी करेंगे, यानी कि रिलेट करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कक्षा 6 में जो आपने पढ़ा है वो सब चीजें यहां दोबारा लिंक की जाएंगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको दो मानचित्र मैं दिखाऊंगा। एक मानचित्र ये है, मानचित्र का मतलब होता है मैप। अंग्रेजी में मानचित्र का मतलब होता है मैप। अब मैप का मतलब ये होता है कि भाई आप पिक्टोरियली, फिगर वाइज, चित्र से दिखा रहे हैं कौन सी चीज कहां है। एक ये मैप है और एक और मैं आपको दिखाऊंगा मैप, ये दूसरा मैप है। इनके बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या नहीं है, किसने बनाया, इसको जानने की कोशिश कीजिए इस तरीके से कि ये जो मैप आप देख रहे हैं पूरा, उसका एक छोटा पार्ट यहां दिखाया गया है। ये जो मैप है या ये मानचित्र, इसको बनाया है कार्टोग्राफर। ध्यान रहे, ज्योग्राफर और कार्टोग्राफर, इसमें अंतर होता है। ज्योग्राफर वो होता है जिसको ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होता है, जो ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में पढ़ता लिखता है, इंटेलिजेंट होता है, इस मामले में लॉजिकल होता है। लेकिन कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप बनाता है। तो मोहम्मद अल इदरीसी ये कार्टोग्राफर थे, मानचित्रकार। ध्यान रहेगा, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफी मतलब होता है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। तो इन साहब ने, मोहम्मद अल इदरीसी साहब ने एक मैप बनाया। ये मैप बनाया 1154, ठीक, 1154 इसका डेट हमारे पास है। ये पूरा इन्होंने हिस्सा दिखाया विश्व का, और जिसका एक छोटा पार्ट हमारे पास है। लेकिन आप देखेंगे इसमें थोड़े से चीजें हैं, परिवर्तन है। ये है कि जो चीज ऊपर थी वो नीचे दिखाई गई है, जो नीचे है वो ऊपर दिखाई गई है। कहने का मतलब है कि अगर हम अल इदरीसी इनके नक्शे को देखें तो जो साउथ इंडिया है यानी दक्षिण भारत है, वो वहां है जहां आज नॉर्थ इंडिया है। और श्रीलंका जो कि हमारे देश के, अगर ये हमारा पूरा देश है, ये मैं साउथ इंडिया ले जा रहा हूं आपको, यहां पर है जो श्रीलंका, लेकिन इन्होंने इसको ऊपर दिखाया हुआ है। तो यहां पर एक ऐसी, मतलब इन्होंने चीजें तो बताई हैं कि भाई ये है, ये है, ये इलाके हैं, लेकिन उसको ऊपर नीचे किया हुआ है। लेकिन ये बहुत जमाने पहले हुआ था। आपको तारीफ करनी होगी अल इदरीसी साहब की कि इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। लेकिन इसके बाद एक साहब आए, और बहुत सालों बाद आए, जिनका नाम है 1720 में आए, जिनका नाम है, अच्छा, ये फ्रांसीसी मानचित्रकार है, ध्यान रहेगा। इनका नाम है गुलाम डिजिली, गुलाम द लिजली, गुलाम द लिजली, ध्यान रहेगा। फिर से सुन लीजिए, गुलाम दे लिजली। इन्होंने एक मैप बनाया, ठीक। अब आप देखें कि ये आया 11, ये वाला आया था 1154 में, और जो दूसरा मानचित्र मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, इसको बनाया था एक फ्रांसीसी मानचित्रकार, या कहें फ्रांसीसी कार्टोग्राफर। इन्होंने बनाया था 1720। तकरीबन आप देखें कि 600 साल तकरीबन अंतर है इसमें। एक ही इलाके के इन्होंने बनाए, लेकिन अंतर काफी था। अब आप देखें, ये तो अरबी थे, ये वाज अरेबियन, ये अरेबियन थे, और ये जो थे ये अलग क्षेत्र के थे, जो फ्रांसीसी थे। इन्होंने जो बनाया उसमें काफी चीजें हैं जो हमें मिलती है। जैसे अल इदरीसी साहब ने, इसमें देखिए उर्दू में, अरबी में लिखा हुआ है, उर्दू नहीं अरबी में लिखा हुआ है। तो अरबी में लिखा हुआ है, तो हमको एक जगह इसमें जरूर दिखती है जिसे हम कन्नौज कह रहे हैं। इसको के से हम लिखते हैं अभी, लेकिन उन्होंने लिखा है कन्नौज, क्यू से लिखा है। जो अल इदरीसी साहब ने है, इन्होंने क्यू से लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कई चीजें तो मैच हो गई, है ना। लेकिन जब इन्होंने बनाया गुलाम द लिजले, इन्होंने जो बनाया, अब आप देखिए यहां पर आपको श्रीलंका दिख रहा है, साउथ इंडिया उसी तरीके से दिख रहा है जैसे होता है अभी, और यहां उत्तर भारत। तो कहने का मतलब यह है कि जो गुलाम डे लिजले साहब है, इन्होंने 600 साल बाद जो नक्शा बनाया, जो मानचित्र बनाया, जो मैप बनाया,
वो काफी बदल गया था ये कहें, और काफी इन्होंने परिवर्तन किए और बहुत सटीक तरीके से इन्होंने बनाया। और ये इतना सटीक था कि यहां पर जो व्यापारी और जो समुद्र यात्रा करते थे, मतलब अगर किसी को यहां पर आना है तो इस मैप के जरिए वो आ सकता था। किसी को यहां से यहां जाना है तो इस मैप का उपयोग करके नाविक, व्यापारी, मर्चेंट जो सामान इधर उधर से लाते हैं या जो मैरिन टाइम में काम करते हैं, उन सब ने इसका उपयोग किया। राइट, 2 मैप हो गए, 1 2, एक बनाया अरेबियन ने, एक बनाया आपके फ्रांसीसी ने, ये हमने इसमें समझा। तो इससे हमने एक और चीज जानी कि मानचित्र बनाना या कहें कार्टोग्राफी की आर्ट, मैप बनाना, ये काफी बदल गया। केवल मैप से नहीं, हम बहुत सारी चीजों से देखते हैं, चाहे वो दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट हो, नक्शे हो, लेख हो, इन सारी चीजों से हमें खासतौर पे जो हिस्टोरियंस हैं हिस्टोरियंस को काफी चीजें पता चलती है। अब शब्दों पे आ जाता हूं मैं। देखिएगा, हुआ ये कि शब्द बदले। आज जो हम बोलते हैं वो पहले ऐसे रहे होंगे, जरूरी नहीं है। ठीक, एक एग्जांपल देता हूं, आपको शैम्पू वर्ड पता होगा। ये शैम्पू वर्ड कहां से आया है? ये आया है चंपू चंपी से। जो जब अंग्रेज भारत आए तो उनकी चंपी की जाती थी। हमारे यहां होता है ना, तेल लगा के चंपी करते हैं सर की, कंधे की। तो जब ये अंग्रेज वापस गए तो इसको इन्होंने कहा चंपी, और उसी से ये शैम्पू वर्ड बना है। तो शब्दों का हेर फेर, शब्दों का बदलीकरण, शब्दों में चेंजेस, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई क्यों बदल दिया शब्द, वो बदलते हैं समय के साथ। जैसे मैं अगर बताऊं कि मध्य युग, जिसको मैं मिडिवल पीरियड कहूंगा आगे चल के, जिसे हम मध्य युग कह रहे हैं, इसको लिख देता हूं क्योंकि जरूरी है ये समझना। ये जो मध्य युग है, इसकी फारसी, आज की फारसी, अगर आज इसकी फारसी आप देखें और आज की फारसी देखें तो वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। जैसे पहले जो संस्कृत थी वो बहुत ही हार्ड संस्कृत थी, उसके बाद धीरे धीरे वो आसान संस्कृत हो गई। शब्दों का अर्थ बदल जाता है, शब्दों के मायने भी बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप आइए हिंदुस्तान पे। इस शब्द से क्या समझते हैं? अगर आज आप कहेंगे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, तो आज की जनरेशन इसे एक ही मानने लगती है। ठीक है, तो आधुनिक राष्ट्र आज जो है, इसी को हम भारत ही मानते हैं। आज के समय भारत हिंदुस्तान एक ही बात है। हिंदुस्तान तो वैसे कम लोग बोलते हैं, इंडिया ज्यादा लोग बोलते हैं, भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। लेकिन जब 13वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, 13वीं सदी में एक फारसी इतिहासकार, ये है मिन्हाज ए सिराज, ध्यान रहेगा, मिन्हाज ए सिराज, मिन्हाज ए सिराज, दिमाग में बिठा लीजिए इनका नाम। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस शब्द का, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इन्होंने इसलिए किया था कि जो लोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में रहते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान है। फिर से सुनिए, मिन्हाज ए सिराज जो हिस्टोरियन थे, उनके हिसाब से हिंदुस्तान वो जगह है, हिंदुस्तान इसलिए कहा जो पंजाब है, हरियाणा है, गंगा यमुना के बीच में रहने वाले जो लोग हैं या उस इलाकों को इन्होंने क्या कहा कि ये हिंदुस्तान है। राइट, बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनके क्षेत्र में, उनका जो क्षेत्र था उसको इन्होंने हिंदुस्तान की संज्ञा दी। उसके बाद अगर हम 16वीं सदी में आ जाएं, 16वीं सदी के स्टार्टिंग में बाबर, इनके बारे में हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। तो बाबर, ये मुगल से संबंधित है, तो अभी तो फिलहाल बाबर नाम आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये जो बाबर है, उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया? ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, हमारा उपमहाद्वीप क्या होता है? देखिए, इंडिया हो गया जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है और हमारे साथ जो कंट्री है वो बाकी और एशिया से थोड़े अलग हो जाते हैं पहाड़ों के जरिए, या मतलब नेचुरल बैरियर्स है, इसलिए हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो एशिया के सब कॉन्टिनेंट से थोड़ा भिन्न दिखता है। तो हम इंडिया ही नहीं लेते इसमें, इसके अलावा हम पाकिस्तान ले लेते हैं, बांग्लादेश ले लेते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब लेते हैं। तो इसलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट, एशिया के अंदर दूसरा अंदर कॉन्टिनेंट, वो हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसको हम अपना उपमहाद्वीप कहते हैं। तो अब बाबर ने ये कहा कि भाई ये जो हिंदुस्तान है, मिन्हाज ए सिराज का कुछ और सोचना था, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा, लेकिन जो बाबर है उन्होंने कहा कि ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इसमें इसका जो भूगोल है, यानी कि इसकी जो ज्योग्राफी है, इसमें जो पशु पक्षी है,
इसमें जो पशु पक्षी है और यहां पर जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति, मैं कल्चर कर देता हूं, इनकी जो लोगों की संस्कृति है उसको बताने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। दो लोग, बाबर और मिन्हाज सिराज, उन्होंने अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान शब्द का यूज किया। राइट। अब आइए 14वीं शताब्दी में एक कवि हुए, इनके बारे में भी हम काफी बात करने वाले हैं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये जो अमीर खुसरो साहब है, इन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया। हिंद, हिंद, तो इसको समझिए, हिंद भी आ गया, हिंदुस्तान भी आ गया, लेकिन जहां हम भारत जब बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है यहां की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, राइट, और जो यहां की कल्चर है, ज्योग्राफी प्लस कल्चर कर देता हूं। इस कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट, हमारा देश हिंदुस्तान की बात हम बेसिकली कर रहे हैं, इसमें जो इसकी जो ज्योग्राफी है वो और जो उसका कल्चर है, उसके लिए हम भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां आप हिंदुस्तान की बात करने लगते हैं तो ये किससे रिलेट हो जाता है? ये रिलेट हो जाता है हमारी पॉलिटिक्स से, यानी राजनीति से। राजनीति RN कर देता हूं, पॉलिटिक्स, राजनीति और राष्ट्र, देश, इसके नाम पे हम यूज करते हैं। इसलिए कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप जब जहां से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, सारे जहां से अच्छा भारत हमारा नहीं बोलते, है ना। तो इसीलिए ये शब्द के मायने अलग होते हैं, शब्द के जो यूसेज है वो बदलते चलेंगे। एक और शब्द मैं बताता हूं, वो शब्द है विदेशी। विदेशी का सिंपल मीनिंग अंग्रेजी में होता है फॉरेनर। आज हम क्या देखते हैं, कोई भी गोरा आ जाए, कोई भी गोरा हमारे यहां आ जाए, हम कहेंगे ये विदेशी है, ये फॉरेनर है। ठीक, क्लियर है। लेकिन मध्य युग में ऐसा नहीं होता था। मध्य युग में इसी शब्द का प्रयोग, सेम शब्द मैं फिर से लिखूंगा, विदेशी। मध्य युग में जो विदेशी होता था, मान लीजिए ये आपका गांव है और ये दूसरा गांव है, ये गांव 1 हो गया, ये गांव 2 हो गया। अब इस गांव के लोग एक दूसरे से जान पहचान थी सबकी, लेकिन दूसरे गांव का आदमी जब इस गांव में आता था तो उसको तो कोई नहीं जानता, तब इनको हम कहते थे, उस जमाने में कहा जाता था कि ये विदेशी है। ठीक, यानी यहां के समाज, यहां की संस्कृति का अगर ये हिस्सा नहीं है तो वो बन जाता था, ये आदमी हो गया विदेशी। इसको हिंदी में कहते हैं परदेसी, इसी को परदेसी, और फारसी में कहेंगे अजनबी। परदेसी, अजनबी और विदेशी, ध्यान रखिए, विदेशी फिर समझिएगा, हिंदी में इनको कहते हैं परदेसी, फारसी में कहते हैं अजनबी। ये यहां पर आए तो ये अजनबी हो गए। लेकिन एक और चीज है, जब ये यहां पर गए और यहाँ के समाज और यहाँ की संस्कृति दोनों की अलग अलग, भिन्न भिन्न है, तो ये साहब यहाँ के लिए क्या हो गए, विदेशी, परदेसी, अजनबी। ओके, एक और चीज बताता हूं, ये दोनों के लिए अगर कोई गांव से चला है, वो उधर से चला है, जंगल से चला है, यहां से जंगल से चला है, तो भी विदेशी हो जाता था। यानी कि हमारी सभ्यता संस्कृति से जो नहीं मिलता हुआ लोग आदमी है, वो विदेशी हो गया। ठीक, अब इतिहासकार जो होते हैं, जैसे हमने पिछले जब क्लासेस में हम देख रहे थे, जो हिस्टोरियंस हैं और आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं, कोई उनको इमारत मिलती है, सिक्के मिलते हैं, उन सब का की पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, उनके बारे में बैक ट्रैकिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं कि भाई ये कौन सी चीज कहाँ मिली होगी, हड़प्पा वगैरह सब इन्होंने खोजी है। जो हिस्टोरियंस है वो खासतौर पे कागजों को देखते हैं, दस्तावेजों को देखते हैं, कोई काव्य लिखा गया, कोई कंटेंट है उसको देखते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, अभिलेखों को देखते हैं। तो इतिहासकारों के पास एक नहीं, तमाम स्रोत हैं, तमाम सोर्सेज हैं ये जानने के लिए। अच्छा, एक सोर्स से नहीं पता चल पाएगा, इतना आसान नहीं है। यानी अगर आप मान लीजिए अपनी केवल किताब पढ़ेंगे तो आप पूरी तरीके से नहीं पास हो पाएंगे, आपको एक गाइड पढ़नी पड़ेगी, आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको किसी क्लासेस लेनी पड़ेगी, अपने दोस्त से डिस्कशन करना पड़ेगा, तब आप एकदम पक्के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो हिस्टोरियंस है या आर्कियोलॉजिस्ट है, वेल खासतौर पे हिस्टोरियन की बात करते हैं, उनको बहुत सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है, कुछ भी हो इसमें, चाहे सिक्के हो, चाहे अभिलेख हो, कोई भी खान पान क्या रहा हो, किताबें क्या रही हो, ये सारी चीजें उनको समझनी पड़ती है। हमने जैसे पहले क्या पढ़ा था कि भाई गुप्त वंश के शासक थे, हर्षवर्धन थे, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन यहां थोड़ा चेंज हुआ। अब ध्यान रखिए, मैंने जब ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने कहा मैं 1000 साल की बात करूंगा, मतलब ये चैप्टर पूरा बुक 1000 साल की बात करेगा। इसका मतलब हम बात कहां की कर रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, 700
ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी, मतलब आज अगर 700 से 1750 ईस्वी, इसके बीच के दरमियान जो भी हुआ, ये 1000 साल हो गया ना करीबन, इनके बीच में डिफरेंस लेंगे तो 1000 हो गया। इनके बीच जो समय में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी है, उसको हम पढ़ने वाले। क्लियर है? राइट। तो इतिहासकार ये बहुत सारी चीजें, चाहे वो सिक्के हो, शिलालेख हो, शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखा हुआ कोई चीज, शिलालेख हो गए, और सिक्के तो खैर आप समझते हैं, कॉइन्स, और भवन, भवन कैसे बनाए गए, भवन निर्माण की भी कला होती है, कोई पाश्चात्य कला होगी, कोई ग्रीक कला होगी, कोई वही साउथ इंडियन कला होगी, तो भवन किस तरीके से बनाए गए हैं और इन पे लिखा क्या है, ऐसे कंटेंट पे लिखा क्या है, यहाँ पर इन जगह पे लिखा क्या है, वो लिखावट भी और वो कंटेंट को पढ़ के समझते हैं कि भाई ये जमाने में ये रहा होगा। लेकिन एक अच्छी बात हुई इस जमाने में 700 से लेकर 1750, इसके पहले हमको सब चीजें अभिलेखों से या सिक्कों से पता चलती थी, लेकिन इस जमाने में यहां पर लिखित चीजें बहुत बढ़ गई। यानी जो चीज बुक फॉर्म में थी, जो चीज लिखित फॉर्म में थी, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो महाकाव्य हो, चाहे वो और भी कोई चीज लिखित चीजें हैं, वो बहुत बढ़ गई। क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस जमाने में पेपर, कागज, आपको पता है ना कागज, पेपर कहां बना, पेपर बना चाइना में, ये इन्वेंशन यहां हुआ था। ठीक, काइलून साहब ने किया था इसका, पेपर का बनाने का टेक्निक का की शुरुआत काइलून साहब ने की थी चाइना में। लेकिन ये कागज जैसे ही इधर उधर पहुंचा, बगदाद से हमारे देश में आया है, जब ये कागज पहुंचा तो कागज में एक तो सस्ता भी था और बहुत ज्यादा पैमाने में अवेलेबल भी हो गया। तो लोगों ने क्या किया, इसमें धर्म ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया, धर्म के बारे में, शासकों के वृत्तांत लिखना शुरू कर दिए। तो शासक वृत्तांत कर देता हूं, यानी शासक के बारे में, अलग अलग राजाओं के बारे में लिखना शुरू कर दिया। और संतों ने भी लेखन शुरू कर दिया, उपदेश सरमन्स लिखने शुरू हो गए, अर्जियां यानी आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं वो लिखना शुरू हो गया, अदालत के दस्तावेज, अदालत दस्तावेज कर देता हूं, अदालत में जो दस्तावेज होते हैं, इस तरीके से हिसाब करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए जो टैक्स होते हैं उसका वो हो गया। तो ऐसा कहें कि सब जगह कागज का उपयोग शुरू हो गया। ठीक, हर जगह कागज का उपयोग शुरू हो गया। तो आप चाहे ये देख लें कि चाहे धनी व्यक्ति हो, शासक जन हो या मठ हो, मंदिर हो, वहां पर जो पांडुलिपियां हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो चीज हाथ से लिखी जाती है उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। तो वो सब चीजें एकत्रित की गई हैं और वो सब पुस्तकालय और अभिलेखागार में, पुस्तकालय मतलब इस तरीके से, ये पुस्तकालय हो गया आपकी लाइब्रेरी, ये जो अभिलेखागार है, ये अभिलेखागार है, इसको हम कहते हैं आर्काइव्स, इसका मतलब होता है आर्काइव्स। तो जो भी चीज मिली है उनको एक जगह संभाल के रखना, सजो के रखना, और उनका आप एक तरीके से कहिए कि बहुत अच्छे क्योंकि खराब हो जाएंगे, वो कागज है ना, वो तो खराब हो जाएगा, तो उसको इस तरीके से रखना कि वो रहे, उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अभिलेखागार वो एक ऐसी जगह होती है, ऐसा स्थान है जहां पर जो डॉक्यूमेंट है, पुराने डॉक्यूमेंट है और जो हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट है, उनका संग्रहण किया जाता है। हर एक राज्य और क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपको अभिलेखागार मिलेगा, आपके इसमें आर्काइवल, मतलब जिसे कई जगह पे म्यूजियम में भी रखा जाता है, म्यूजियम में। ठीक, तो इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, दस्तावेज हो गए या हाथ से लिखे हुए, जो जैसे ये साहब लिख रहे हैं, हाथ से लिखे हुए दस्तावेज से बहुत जानकारी मिलती है। अच्छा, उस जमाने में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, है ना, आज के जमाने में तो प्रिंटिंग प्रेस है। इसीलिए होता यह था कि एक साहब होते थे जिनको हम कहते हैं लिपिक, अंग्रेजी में कहते हैं इनको स्क्राइब्स, और उर्दू में कहते हैं इनको नकल नवीस। नकल नवीस तीनों एक ही है, लिपिक, स्क्राइब्स या नकल नवीस। ये क्या करते थे, इनको जैसे एक पांडुलिपि मिल गई तो ये साहब बैठते थे और इसकी सेम टू सेम चीजें उतार देते थे, सेम टू सेम चीज लिख देते थे। तो ये काम आसान तो था नहीं। अगर आप किसी आपके दोस्त का होमवर्क है वो कॉपी करने चले तो आप देखेंगे कि अगर आपका दोस्त हो सकता है इंटेलिजेंट हो, लेकिन इसकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो ना, तो आप कई चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो जब नहीं समझ पाएंगे तो आप अपने हिसाब से लिख देंगे। उसने लिखा खेत, आपने लिख दिया खलिहान, ऐसा हो सकता है ना। उसने 0 लिखा है, आपने O कर दिया। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये साहब जो थे, जब ये किसी चीज को कॉपी, ये देखो ये कॉपी कर रहे हैं आप, तो जब ये कॉपी करते थे तो कई इसमें चीजें अंदाजे से लिख देते थे, अपने हिसाब से लिख देते थे, राइट। अब इसमें महत्वपूर्ण अंतर आ गए।
इसमें चीजों का अंतर आ गया, क्योंकि छोटे मोटे फेर बदल तो इन्होंने किए ही किए, जो चीज समझ में नहीं आ रही है तो कोई शब्द चेंज हो गया, कोई वाक्य चेंज हो गया, तो ये चीजें चेंज चलती रही। मतलब आज इन्होंने नकल निवसी की, फिर जो दूसरा आया उसने इसको लिया और इसमें चेंज किया, तो जो इन्होंने चेंज किए थे, मतलब यहां पर ए है, यहां बी हो गया, फिर ये बी था, ये सी हो गया, फिर सी आगे डी हो गया था, ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस इसमें बनते रहे। तो आज हमें जो लेखक है उनकी मूल पांडुलिपि ये बिल्कुल नहीं मिलती, मतलब ये जो पहली पांडुलिपि है, पहला मैन्युस्क्रिप्ट है, ये हमें बहुत कम मिलता है। लेकिन जो एक इतिहासकार होगा वो इसको लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा और ध्यान से तीनों को पढ़ेगा, तब समझेगा कि भाई कहां फेरबदल किया गया है, कहां चेंजेस किए गए। तो एक इतिहासकार का काम बहुत ज्यादा होता है। अगर आप हिस्टोरियन बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। होता यह है, कई बार क्या होता है, एक लेखक है, मैं अगर लेखक हूं, मैं नहीं, चलो इन्हीं की बात कर लेते हैं। ये है जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक वृत्तांत लिखा, एक मतलब एक कंटेंट लिखा। ये इतिहासकारी थे, ही वाज आल्सो अ हिस्टोरियन। तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं ये जियाउद्दीन बर्नी, याद रहेगा, जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने क्या किया कि अपना वृत्तांत, अपना जो डिस्कशन था या जो भी चीज उन्होंने लिखी वो 1356 में लिखी, पहली फर्स्ट। फिर 2 साल बाद ही यानी कि 1358 में इन्होंने दूसरा वृत्तांत लिख दिया। लेकिन अगर ये हिस्टोरियन है, इनको क्या हुआ, इनको यही मिल पाई 1358 के बाद। इनको ये पता तक नहीं था, एक हिस्टोरियन को ये पता तक नहीं था कि भाई ये 1356 में भी इन्होंने कुछ लिख रखा है। तो कभी कभी जो लेखक होते हैं वो अपना संशोधन करते रहते हैं, अमेंडमेंट करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन उसकी जानकारी ही इन्हें पता हो पाती। तो ये बर्नी साहब के साथ हुआ। और ये जो इनका पहला 1356 वाला था वो कहीं विशाल संग्रह किताबों के बीच में बेचारा दबा रह गया। एक और, ठीक है। अब नए राजनीतिक और राजनीतिक समूह के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, इसको ध्यान से देखिए। ये 2 अलग अलग लिखावट है, अलग अलग शैलियां हैं, ठीक। लिखावट की जो अलग अलग प्रकार हैं, जिन्होंने जिस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हैंडराइटिंग पढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। फारसी और अरबी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। अब आप देखिए, ये जो आप यहां देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं नस्तलिक लिपि, नस्तलिक, ये जो है, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, इसमें वर्णों को, मतलब अक्षरों को जोड़कर एक तरीके से लाइन बाय लाइन इसको लिख दिया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट लिखा गया है। हाँ, हो गया। फारसी, ये अरबी के जानकार, अगर आप यहां पर देखें, एक जगह तो आपने नस्तलिक में लिख दिया, और यहां पर ये जो इसको कहते हैं हम शिकस्त, ठीक। शिकस्त लिपि, इसमें थोड़ा और ज्यादा इसको कॉन्क्रीट कर दिया गया, या कहें कि सघन है, संक्षिप्त है, लेकिन कठिन है, राइट। तो यहां पर आप देखें कि ये पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, लिपियों को पढ़ना आसान नहीं होता है। तो ये जो बताना चाह रहा था मैं आपको, 2 अलग अलग लिपियां दिखाना चाह रहा था, ये नस्तलिक हो गई और ये आपकी हो गई शिकस्त लिपि। अब ये जो पार्ट है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, इसको हम करेंगे अगली बार, वरना बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।